गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभियान आईएएस की ओर से आपका वेलकम है सारे छात्रों का, और खासकर उन सभी विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ अभी जो क्लास है वो हाँ, और यदि आप बाद में भी इस क्लास को देखना चाहते हैं तो चैनल को, अभियान आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। अभी एंशिएंट इंडिया पढ़ाया जाने वाला है और इसका टॉपिक है, आज का टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल, सबसे मौर्य काल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इतिहास पढ़ने के दौरान आप लोगों को एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जो टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ा है, निश्चित रूप से हर नया टॉपिक का संबंध, जो टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं आप लोग, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, दोनों पीरियड, दोनों कालों के बीच क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। आपको इस अप्रोच के साथ इतिहास को पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले पढ़ाया था आप लोगों को महाजनपद काल। महाजनपद काल में मैंने बताया था कि ईसा पूर्व 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपद थे, और इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। तो धीरे धीरे मगध ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा एक एक कर सभी अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त किया और मगध देश का प्रथम साम्राज्य बना। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मौर्य काल पर पढ़ेंगे। मौर्य काल में हम देखेंगे कि मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, मौर्य काल के प्रमुख शासक कौन थे, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल का शासन प्रबंध कैसा था, ठीक है। मौर्य काल में धर्म और समाज का क्या स्वरूप था, इन सारी बातों पर हम गौर करेंगे। तो मौर्य काल, जहां तक मौर्य काल का सवाल है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इतिहास के किसी टॉपिक को पढ़ने के दौरान जो सबसे पहली बात पढ़ी जाती है, जो सबसे पहली बात पढ़ी जाती है वो है, सपोज कीजिए मौर्य काल। तो मौर्य काल की जानकारी का स्रोत, ठीक है। मौर्य काल के विषय में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने से पहले जो मौर्य काल के विषय में जानकारी का हमारे पास क्या क्या स्रोत है, अर्थात किन स्रोतों के आधार पर मौर्य काल के विषय में अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है या हो सकी है, उनके क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मौर्य काल की जानकारी का पहला और प्रमुख स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहां हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है राजनीति एवं प्रशासन पर, ठीक है। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? राजनीति और प्रशासन। और इस पुस्तक के लेखक का नाम है कौटिल्य। इस पुस्तक के लेखक का नाम है कौटिल्य। यह पुस्तक 15 भाग, ठीक है, 15 भागों में विभाजित है, और इस पुस्तक के माध्यम से हमें विशेषकर मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अर्थात मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था,
राज्य का स्वरूप कैसा था, ठीक है, मौर्य काल के समय में समाज और धर्म की क्या स्थिति थी, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अब आते हैं दूसरे स्रोत पर। दूसरा स्रोत है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, पुस्तक का नाम है इंडिका, लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, तो एक यूनानी राजदूत, एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य, एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण समय बिताए थे और उस दौरान इसने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को काफी निकटता के साथ देखा था। भारतीय समाज का इसने अध्ययन किया था और उस आधार पर इसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है और उन बातों का संकलन है इंडिका में। तो इंडिका मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। अब आते हैं अगले स्रोत पर। अगला स्रोत है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देखिए पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमें पता चलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है कि इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को गद्दी से विस्थापित करके सत्ता पर अधिकार करने की जो बातें हैं, उन बातों के विषय में हमें मुद्रा राक्षस से जानकारी प्राप्त होता है और इसके लेखक हैं विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने बताया है कि कैसे कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद को परास्त किया और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इस प्रकार यह मौर्यों द्वारा सत्ता अधिग्रहित करने के विषय में हमें बताता है और इसी से पता चलता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसका महत्वपूर्ण सलाहकार या गुरु जो कहिए कौटिल्य थे। ठीक है, अब अगले स्रोत पर हम लोग आते हैं। अगला स्रोत है रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह एक अभिलेख है। जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में है और रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण शक शासक था और अपने समय का बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ था रुद्रदामन। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन की शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी तो प्राप्त होती ही है और विशेषकर मौर्य काल के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे रुद्रदामन ने इस बात का उल्लेख किया है कि
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है, जूनागढ़ में, या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गुजरात में एक नहर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, और रुद्रदामन के शासनकाल में भी पुनः इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। तो इससे पता चलता है कि मौर्य काल में सिंचाई कार्य हेतु या सिंचाई के प्रबंध के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रबंध किया जाता था, और इस प्रकार कृषि और सिंचाई के प्रति राज्य का जो दृष्टिकोण था वो बड़ा ही प्रगतिशील था। राज्य के द्वारा किसानों की चिंताएं की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेखों द्वारा हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमा क्या थी, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों के नामों का पता चलता है। और इस प्रकार अशोक के अभिलेखों द्वारा अशोक के धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत सी बातें मौर्य काल से संबंधित धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि अनेक पहलुओं के विषय में हमें अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के अभिलेख भी मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा बहुत से बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ भी हैं जिससे मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मौर्य काल के विषय में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत। अब हम आएंगे, ठीक है, अब हम आएंगे हाँ, सुदर्शन जी। अब हम लोग आगे आते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। मौर्य काल का संस्थापक। कहने का मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो जान लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न तरह की बातें कही गई है। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वृषल कुल का था। वृषल मतलब निम्न जाति का था। वहीं जैन और बौद्ध ग्रंथों में उसे क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, तो विभिन्न अब तक जो जानकारी प्राप्त होती है और उन जानकारियों के आधार पर यह माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण कुल में ही हुआ था। आगे है कि राज्यारोहण, अर्थात चंद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा, तो ईसा पूर्व 323। ईसा पूर्व 323 में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त ने, जैसा कि मैंने भी अब आपको बताया कि
नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध की सत्ता को उसने हथियाया था। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 323 या 322, जो कहिए, 323 या 322 में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सिंहासन पर बैठा। अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्य काल के विषय में जानकारी के बहुत से स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने कुछ नाम बताया, इसके अलावे बहुत से यूनानी ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य और उसके शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अनेक नामों से भी जाना जाता था, ठीक है। जो सबसे प्रमुख नाम चंद्रगुप्त मौर्य का, एक नाम जो काफी प्रमुख था, उसका नाम था सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त का अन्य नाम, चंद्रगुप्त के अन्य नाम में सबसे प्रसिद्ध क्या था? सेंड्रोकोटस, ठीक है। सेंड्रोकोटस के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही सेंड्रोकोटस था, सर्वप्रथम इस बात की पुष्टि विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इस बात की पुष्टि किया था कि सेंड्रोकोटस, यूनानी ग्रंथों में वर्णित सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। अब आते हैं आगे थोड़ा बढ़ने, हाँ, विलियम जोन्स। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि को मैंने बता दिया है। चंद्रगुप्त का नाम भी आपको यूनानी ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण नाम था, सेंड्रोकोटस। लेकिन थोड़ा सा चंद्रगुप्त के विषय में और जानकारी प्राप्त करने से पहले एक किंवदंती है, किंवदंती कहिए या एक कथा है, इतिहास में बड़ा प्रचलित। थोड़ा सा उस बात को भी आप लोग गौर कीजिएगा। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का पिता नंदों के शासन काल में मगध का एक प्रमुख सैनिक था और सैनिक कार्यों के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की माता अपने पति के तलाश में मगध आई हुई थी और उसी दौरान चंद्रगुप्त का जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को एक पशुपालक के हाथों बेच दिया जाता है और चंद्रगुप्त की प्रारंभिक पालन पोषण से उसी के यहाँ होता है। एक दिन की बात है कि पशु को चराने के दौरान चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ एक खेल खेल रहा था और उस खेल में चंद्रगुप्त राजा की भूमिका का अभिनय कर रहा था। कहा जाता है कि उसी रास्ते से एक बार कौटिल्य गुजर रहे थे और कौटिल्य जब गुजर रहे थे तो उन्होंने इन बच्चों द्वारा खेले जा रहे इस राजसी खेल को देखकर कौटिल्य प्रभावित हुए और खासकर
चंद्रगुप्त द्वारा जो राजा का अभिनय किया जा रहा था, उस अभिनय को देखकर कौटिल्य काफी प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्रगुप्त में एक महान व्यक्ति के लक्षण कहा जाता है कि उन्हें दिखाई पड़ा और उन्होंने उस बहेलिये से चंद्रगुप्त को खरीद लिया और उसे तक्षशिला लेकर आए। तक्षशिला में उसकी ठीक तरीके से उसका शिक्षा दीक्षा और सैन्य और युद्ध कौशल पर भी, अर्थात सैन्य शिक्षा, अन्य शास्त्रों की शिक्षा से उसे पारंगत किया गया। और जब चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो ठीक उसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमाओं को रौंद डाला था और उस दौरान चंद्रगुप्त ने अपने गुरु कौटिल्य के योजना अनुसार पश्चिमोत्तर के सीमावर्ती राज्यों में जा जाकर यूनानियों के खिलाफ विद्रोह भड़काया और कहा जाता है कि धीरे धीरे कौटिल्य अपनी इस चाल में सफल हुआ और यूनानी सत्ता के खिलाफ चारों ओर विद्रोह होने लगे। कौटिल्य ने इस विद्रोह का लाभ उठाने की रणनीति बनाई और सर्वप्रथम इसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर विजय प्राप्त किया और धीरे धीरे अन्य कुछ सीमावर्ती राज्यों को जीता और मगध की ओर आक्रमण किया। कहा जाता है कि प्रथम आक्रमण में उसे सफलता का मुंह देखना पड़ा। पुनः कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और दोबारा मगध पर आक्रमण किया और इस बार उसने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर दिया और मगध की सत्ता को हस्तगत कर लिया। इस प्रकार ये कहानी है कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध की सत्ता को प्राप्त करने का। इसमें एक बात और कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि एक बार भरे दरबार में नंद शासक धनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था और कौटिल्य अपमान की पीड़ा से इस तरह आहत थे कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो नंदों का विनाश नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ये सब बातें भी कही जाती है कि नंदों के प्रति कौटिल्य का की जो व्यक्तिगत पीड़ा थी वह भी इसमें काफी, उसका भी एक अहम रोल था। लेकिन खैर, इतिहास में आज के दौर में या आज यही सत्य है कि कौटिल्य ने नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद अपने प्रजा विरोधी कार्यों के कारण काफी अलोकप्रिय हो गया था और प्रजा भी उससे मुक्ति चाहती थी। कौटिल्य और चंद्रगुप्त के लिए यह सुनहरा अवसर था कि वह नंदों को सत्ता से विस्थापित कर दे और उन्होंने ऐसा किया। तो ये था एक साधारण से बच्चे का मगध के शासक के रूप में या मगध की सत्ता को प्राप्त करने का उसका एक उदाहरण। अब हम यहां से आगे चलेंगे चंद्रगुप्त के विजय अभियान। पूरा खत्म हो जाएगा। चंद्रगुप्त के विजय अभियान।
देखिए, जहां तक चंद्रगुप्त की विजय अभियान की बात है, तो चंद्रगुप्त के विजय अभियान में सबसे पहला चंद्रगुप्त की सैन्य विजय थी पंजाब, प्रथम सैन्य विजय। पंजाब। उसके बाद उसका महत्वपूर्ण विजय था मगध विजय, 322 ईसा पूर्व। मगध विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बनता है, और मगध के सम्राट बनने के बाद उसने, कहा जाता है जस्टिन नामक एक यूनानी इतिहासकार ने कहा है कि चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना थी, और चंद्रगुप्त ने अपनी इस विशाल सेना की बदौलत लगभग समूचे भारत को रौंद दिया। अर्थात मगध की विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किए। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्यों की सीमा जो थी वो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूरब में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मैसूर तक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की सीमाएं इस प्रकार हो गई। देखिए, उत्तर में हिंदू कुश, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूरब में बंगाल, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में कश्मीर। ठीक है, तो ये था, अरे इसको सॉरी, इसको हिंदू कुश को उत्तर में कश्मीर, एक मिनट, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश तक, हिंदू कुश पर्वत तक। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की सीमाएं थी जी। आप लोग गौर से देखिएगा, उत्तर में कश्मीर से लेकर पश्चिम में तो दक्षिण में मैसूर तक, मैसूर अभी कर्नाटक में है, और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत। भारत में घुसने का जो पैसेज है उत्तर पश्चिम से, यही हिंदू कुश पर्वत है, वो जहां के दर्राओं से होकर भारत में लोग विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश करते रहे। तो ये भारत की एक तरह से आज भी भारत की एक प्राकृतिक सीमा मानी जाती है। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां सेंटर जो था, ये जान लीजिए, पाटलिपुत्र, 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 ये मगध की राजधानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की विजय के, अर्थात मगध की सत्ता को ग्रहण करने के पश्चात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में संपूर्ण भारत को अपने विजय अभियानों से रौंद दिया। और कहा जाता है कि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, यह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। लेकिन यहां पर एक बात हम इसको मिटाते हैं, आप लोग यहाँ जो एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। बताते हैं, 305 ईसा पूर्व में
सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि सिकंदर भारत विजय के अपने अधूरे अभियान, जो उसका अभियान अधूरा रह गया था, कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर अपने गुरु या अपने मालिक के उस अधूरे अभियान को पूरा करना चाहता था, और अपनी इसी महत्वाकांक्षा से अभिभूत होकर सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि इस बार सेल्यूकस का सामना भारत के एक महान सेना से होने वाली थी, और ऐसा हुआ भी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे सिंधु नदी के तट पर बुरी तरह पराजित कर दिया। और पराजय के फलस्वरूप सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रमुख प्रांत भी प्राप्त हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो यह भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में इसका वर्णन है। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? लिखिए, सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ? 305 या 4 ईसा पूर्व, ठीक है? परिणाम क्या हुआ युद्ध का? युद्ध का परिणाम सेल्यूकस की हार। सेल्यूकस की हार, ठीक है? युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य को, लिखिए युद्ध के प्रभाव में, लिखिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, ठीक है? पहला चीज। तथा दहेज स्वरूप, दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। उन 4 प्रांतों का नाम दी, आप लोग देखिए, 4 प्रांत, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। उनका नाम क्या है? तो हेरात, काबुल, कंधार, अभी इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, और चौथा मकरान, ठीक है? हेरात, काबुल, कंधार और मकरान, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा दिए गए। लेकिन आप गौर कीजिएगा, कभी कभी यूपीएससी जो है वो पूछ देता है, अभी इसका नाम अभी जो है काबुल, कंधार, उस समय इसका कुछ और नाम था। जैसे काबुल का उस समय नाम था आपको पेरिपेनिसदाई, पेरिपेनिसदाई, काबुल का नाम पेरिपेनिसदाई, उस समय काबुल को पेरिपेनिसदाई के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार कंधार को अराकोसिया, कंधार का नाम था अराकोसिया, और हेरात का नाम था एरिया, और मकरान का नाम था जेड्रोसिया, ठीक है? काबुल का पेरिपेनिसदाई, कंधार का अराकोसिया, हेरात का एरिया और मकरान का जेड्रोसिया, ये उस समय इनका नाम हुआ करता था। और ये चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा प्राप्त हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्रसन्न होकर सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है? तो ये बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य का के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मगध की सत्ता को प्राप्त किया। सत्ता को प्राप्त करने के पश्चात उसने लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करने के उपरांत उसके शासन काल में
उसका यूनानियों के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त किया और उस विजय के फलस्वरूप उसे 4 प्रांत प्राप्त हुए और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अब तक के भारत का सबसे महान शासक हुआ। ठीक है, यानी उसके समय के भारत का, यानी उससे पहले ऐतिहासिक भारत में उससे बड़ा शासक नहीं हुआ था। एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार दो सौ 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिए बिंदुसार शासक बनता है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक यह शासक रहता है। ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त, बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। ठीक है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में राजगद्दी का त्याग कर एक जैन भिक्षु बनकर श्रवण बेलगोला चला गया और जहां संलेखना पद्धति के द्वारा उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। ठीक है, दूसरी बात, बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता था। बिंदुसार का एक नाम और था, अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात। ठीक है, कहा जाता है कि बिंदुसार के काल में यूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सीमाओं का लगभग पूर्ण विस्तार कर दिया था। अब भारत के पास यानी बिंदुसार के पास जीतने के लिए कुछ शेष बचा नहीं था, लेकिन यूं भी कहा जाता है कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता। ठीक है, उसके आगे बिंदुसार के समय की दो एक महत्वपूर्ण घटना है। पहला घटना है तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला का विद्रोह बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। कहा जाता है कि तक्षशिला में हुए पहले विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम इसमें सफल न हो सका और दोबारा अशोक को भेजा गया और अशोक ने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। ठीक है, तो ये था बिंदुसार के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैंने आपके समक्ष रखा है। अब है एक और महत्वपूर्ण बात बिंदुसार के समय में, वो है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक, बिंदुसार ने सीरिया के शासक, सीरिया, सीरिया भी एक देश है जी, अभी भी सीरिया के शासक, मध्य पूर्व का एक देश है सीरिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर कुछ वस्तुओं की मांग की थी।
ठीक है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस को पत्र लिखकर कुछ वस्तुओं की मांग की थी, और कुछ क्या, 3 वस्तुओं की मांग, 3 वस्तुओं की मांग पहला, मीठी मदिरा। ठीक है, पहला मांग उसने क्या किया था, मीठी मदिरा। दूसरा, सूखी अंजीर। तीसरा, एक दार्शनिक। ठीक है, कहा जाता है कि बिंदुसार के इस पत्र को पढ़कर एंटीयोकस प्रथम ने 2 चीजें तो उसे भिजवा दिया, एक मीठी मदिरा और दूसरा सूखी अंजीर। लेकिन दार्शनिकों को, या एक दार्शनिक की बिंदुसार की मांग को उसने नामंजूर कर दिया। और एंटीयोकस प्रथम ने कहा कि दार्शनिक क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि हमारे देश में ऐसा रिवाज नहीं है कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय किया जाए, अतः मैं आपकी इस मांग को मानने में असमर्थ हूं। ठीक है, और खेद जताया। तो कहने का मतलब कि इस एंटीयोकस के इस जवाब का तात्पर्य है कि वो उस युग में विद्वानों और दार्शनिकों की महत्ता को दिखलाता है। अर्थात ये किसी राज्य के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, यह इस बात से पता चलता है कि एंटीयोकस ने दार्शनिकों को क्रय विक्रय की वस्तु नहीं बताया। ये था बिंदुसार के समय की महत्वपूर्ण घटना। और एक चीज और याद रखिएगा, बिंदुसार जो था वो आजीवक, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय का पोषक। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। अब आते हैं बिंदुसार के पश्चात अशोक। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। अब आते हैं अशोक। समय 273 से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। देखिए, कहा जाता है कि अशोक दो ने, या अशोक 273 ईस्वी में मगध का शासक बना, लेकिन अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 267 ईस्वी में हुआ। वास्तविक राज्याभिषेक 267 ईसा पूर्व। ठीक है, अब
अशोक के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं, किंवदंतियां। जैसे अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, मारकर सत्ता प्राप्त की। अशोक एक महान क्रूर शासक था, ठीक है। तो इस प्रकार की किंवदंतियां उसके विषय में कही जाती है, लेकिन वास्तव में इन बातों में कितनी सच्चाई है, अभी तक इतिहास की पुस्तकों में इस बात को, या इतिहास की जो, या कुछ जो प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि शासक बनने के प्रारंभिक दिनों में अशोक को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने पड़े थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अशोक का पिता बिंदुसार अशोक के बजाय सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन बिंदुसार का जो मंत्री राधा गुप्त था, उसने अशोक को इस बात की सूचना दी कि वो पाटलिपुत्र आए और पाटलिपुत्र आकर मगध की सत्ता को प्राप्त करे। हो सकता है कि इस दौरान अशोक का अपने भाई सुसीम के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ हो, और इस बात की पुष्टि तो इस बात से भी लगती है कि 273 में अशोक शासक बनता है, लेकिन अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 267 बताया जाता है। तो ये 4 साल का जो संभवतः गैप है, 5-6 साल का जो गैप है, कहा जाता है कि यह 6 साल सत्ता के लिए संघर्ष का ही काल था। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता के लिए संघर्ष नहीं हुआ होगा, लेकिन यह बात भी स्वीकार कर लेना कि अशोक ने सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया, ये कुछ बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति होती है। खासकर बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस बात को कहा गया है कि अशोक प्रारंभ में बहुत चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, बहुत क्रूर था, अपने 99 भाइयों को मार दिया था। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उसने क्रूरता को त्याग दिया, ये सब बातें कही जाती है। खैर, तो यहां आपको ध्यान ये देना है कि एक शासक के रूप में अशोक की उपलब्धियों पर, क्योंकि आज भी भारत के इतिहास में, न केवल भारत के इतिहास में, बल्कि वैश्विक स्तर पर कुछ यदि महत्वपूर्ण शासकों का नाम, विश्व के यदि कुछ महत्वपूर्ण शासकों का नाम यदि लिया जाता है, तो उसमें भारत का अशोक महान का भी नाम काफी आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि पहली बार किसी शासक ने प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्यों का इतना विस्तृत ढंग से निर्वहन किया था। पहली बार किसी शासक ने प्रजा के नैतिक कल्याण की कामना की थी और उसके लिए प्रयास किया था। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अशोक को, या अशोक की महानता को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 267 ईसा पूर्व। देखिए, कहा जाता है कि शासक बनने के पश्चात अशोक जो था वह भी अपने पूर्वजों के भांति ही एक महान साम्राज्यवादी शासक था। शासक बनने के पश्चात अशोक के सामने, या यूं कहिए कि अशोक ने अपने पूरे शासन काल के दौरान एक ही लड़ाई लड़ी, मात्र एक युद्ध, जिसकी चर्चा आज तक होती है। तो वो उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। शासक बनने के पश्चात अशोक ने मात्र एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नाम था कलिंग युद्ध, और यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, यानी कि शासक बनने के 6 साल बाद। कहा जाता है कलिंग युद्ध ने को अशोक ने क्यों लड़ा, कलिंग विजय के क्या कारण थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम
तत्कालीन भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रांत और क्षेत्र नहीं बचा था जिसे मौर्यों को अब जीतना बाकी रह गया। इस पूरे भारत भूमि पर एकमात्र ऐसा क्षेत्र था कलिंग, जो अभी अपनी स्वतंत्रता को बनाए हुए था, और अशोक जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए यह अशनीय था कि मगध की सीमा पर कोई कलिंग जैसा या कोई ऐसा राष्ट्र हो जो मगध के प्रभाव के बाहर हो। पहली बात आप लोग गौर कीजिएगा कि एक साम्राज्यवादी शासक के तौर पर अशोक के लिए यह असहनीय था कि उसका कोई पड़ोसी मगध के प्रभाव से बाहर हो। दूसरी बात, कलिंग युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि कलिंग से होकर मगध का दक्षिण भारत से संपर्क मार्ग बना जुड़ा हुआ था। ठीक है, कलिंग क्या था? कलिंग से होकर दक्षिण भारत के लिए मार्ग जाता था। ठीक है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि दक्षिण की भूमि स्वर्ण, मणि और रत्नों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थात दक्षिण की महत्ता को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि दक्षिण की भूमि स्वर्ण, मणि और रत्न की प्राप्ति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, अर्थात दक्षिण के साथ व्यापार और दक्षिण के माध्यम से ही अन्य विदेशों के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए जरूरी था कि कलिंग पर मगध का नियंत्रण स्थापित किया जाए। और अशोक ने इस महत्व को समझा और उसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि कलिंग ने भी अशोक के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया और भीषण रक्तपात हुआ। कहे गए हैं, स्वयं अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कहा है कि लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और इतने ही घायल हुए। लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और इतने ही घायल हुए। कहा जाता है कि इस युद्ध की विभीषिका को देखकर, जैसा कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कहा गया है कि इस युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक के मन में युद्ध के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हुई, और इस युद्ध के बाद अशोक ने पुनः कभी रणभूमि की ओर कूच नहीं किया। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार। लेकिन जब हम बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णित इन कथनों की सत्यता की पड़ताल करते हैं, अर्थात यदि हम उसको तात्कालीन परिस्थितियों के साथ उनकी समीक्षा करते हैं, तो हमें सत्यता या सच्चाई कुछ और दिखाई पड़ता है। ये सही है कि युद्ध में काफी लोग मारे गए थे और युद्ध में हुई इस हिंसा ने संभवतः अशोक को दुख भी हुआ होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कहना कि इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन को द्रवित कर दिया और उसने तलवार फेंक दिए और युद्ध से हमेशा के लिए उसने
अपने आप को अलग कर लिया, पूरी तरह सत्य नहीं है। क्यों? आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर जब आप लोग पढ़िएगा और इसको थोड़ा सा मेंस में आपको लिखना होगा, और आगे भी हम जो पढ़ाएंगे आगे बौद्ध धर्म और बौद्ध अशोक का बौद्ध धर्म के साथ लगाव, इस संबंध में कुछ आपको लिखना होगा, तो इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस बात में कहां तक सच्चाई है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध से द्रवित होकर सदा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया? यदि आपसे कोई ये बात पूछेगा तो आप इसका क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे कि हाँ ये पूरी तरह सत्य है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध से प्रभावित होकर द्रवित होकर सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया? नहीं, इस कथन में सच्चाई नाम मात्र का ही है, यह कथन सत्य नहीं है। आज कई इतिहासकारों ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस बात में सच्चाई का, या पूरी तरह इस कथन को हम सत्य नहीं मान सकते। क्यों? तो इसलिए क्योंकि पहला, कलिंग युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिसे अशोक को जीतना था। ठीक है, तो पहला रीजन ये, अगर ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा था तो अशोक क्यों युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करता? दूसरी बात, या क्यों युद्धोन्माद में रहता? क्योंकि कहा जाता है कि बिंबिसार ने अंग के विजय के साथ मगध के जिस साम्राज्यवादी दौर की शुरुआत की थी, उसकी पूर्णाहुति अशोक के कलिंग विजय के साथ हुआ। मैंने जनपद काल पढ़ाया था और मगध का उत्थान मैंने जब बताया था आप लोगों को, तो उस समय भी मैंने कहा था कि अंग के विजय के साथ बिंबिसार ने मगध के साम्राज्यवाद का जो दौर शुरू किया, उस दौर की चरम परिणति तब होती है जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। तो अंग विजय से लेकर कलिंग विजय के बीच मगध ने इतनी विजय प्राप्त की थी कि अब मगध को जीतने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया था। तो जब कुछ जीतने के लिए शेष ही नहीं रहा था, तो अशोक के विजय अभियान का या अशोक के सैन्य अभियान का तो कोई औचित्य ही नहीं रह गया था, पहली बात। दूसरी बात, यदि अशोक को कलिंग विजय से दुख ही हुआ था, अशोक का हृदय द्रवित हो गया था, अशोक के मन में पश्चाताप थे, तो अशोक ने जीत के बाद क्यों नहीं कलिंग को आजाद कर दिया? ठीक है, बहुत से खास करके जैन और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक का हृदय द्रवित हो गया था और वो व्याकुल था। तो व्याकुल था तो क्यों नहीं अशोक ने जीत के बाद कलिंग को फ्री कर दिया कि जाओ तुम्हारा अपना शासन जैसे था वैसे रहेगा? नहीं, अशोक ने बजाबता कलिंग में एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, कलिंग में प्रशासकों की नियुक्ति की गई और कलिंग का नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाने लगा। धौली और जौगर दो अभिलेख हैं अशोक के, और उन अभिलेखों में अशोक ने बजाबता कलिंग की प्रजा को संबोधित करते हुए कहा है कि राजा आपके लिए सुख चाहने वाला है, राजा आपकी कल्याण की कामना करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति राज आज्ञाओं का उल्लंघन करता है तो राजा को दंड देने की भी शक्ति है। तो धौली और जौगर अभिलेख जो हैं वो एक तरह से ये प्रूफ साबित करते हैं कि अशोक ने कलिंग पर अपना सख्त नियंत्रण बनाए रखा और एक तरह से कलिंग की प्रजा को या उपद्रवियों को उन्होंने इनडायरेक्टली वार्न किया है कि आप राज आज्ञा राज शक्ति के खिलाफ आप विद्रोह करने का कभी कोई साहस नहीं कीजिए। तो ये ठीक है, तो खैर ये बात पुनः हम इस पर लौटेंगे। अब आते हैं कि कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने और क्या क्या किए। तो आप लोग जान लीजिए कि कलिंग के पश्चात अशोक ने के कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे तो सबसे पहला कार्य उसका था
बौद्ध धर्म ग्रहण करना। अशोक ने, कहा जाता है अशोक, प्रारंभ में अशोक क्या था? प्रारंभ में अशोक एक शैव था। क्या था? शैव, यानी शिव का उपासक। श्रवण निग्रोध, बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध के प्रवचन को सुनकर, बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध के प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया या बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। प्रवचन को सुनकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। ठीक है, अब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण बढ़ा। देखिए इतिहास में इस बात का वर्णन है कि श्रवण निग्रोध के प्रवचन को सुनकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। अगला पॉइंट, उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यानी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि एक उपासक के रूप में अशोक के कार्यों को पढ़ने से पहले आप एक बात और जान लीजिए कि अशोक के राज्य में, हाँ, अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद अशोक 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया गया। ठीक है, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। पता ही आपको होगा बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल, या यूं कहिए बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ स्थान। बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है बोध गया और लुम्बिनी। अशोक भी बौद्ध भिक्षु बनने के पश्चात बोध गया और लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, अब आते हैं अशोक का धम्म, या अशोक के धम्म से पहले जो अशोक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण चीज है वो है अशोक का अभिलेख। ठीक है, अशोक का अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख से शुरू करते हैं, क्योंकि अशोक के विषय में जानकारी के लिए, अशोक के विषय में पढ़ने या जानकारी में अशोक के अभिलेखों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और जब तक अशोक के अभिलेखों के विषय में हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक अशोक के विषय में जानकारी भी हमारी अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले आप अशोक के अभिलेख, तो देखिए गौर कीजिए, अभिलेख, अभिलेख होता क्या है? तो पत्थरों पर, चट्टानों और शिलाओं पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उसे ही अभिलेख कहते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा आप लोग, अभिलेख क्या होता है? तो पत्थरों, शिलाओं और चट्टानों पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं वो अभिलेख कहते हैं। दुनिया में, हम पहले भी बताए थे, इससे पहले भी, कि दुनिया में पहली बार अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरान में शुरू हुई। कहां हुई? ईरान। बताए भी थे कि भारत पर पारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, या ये अशोक ने अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करने की जो प्रथा शुरू की थी वो ईरानियों का ही नकल था, ईरान का नकल।
यहीं से नकल करके अशोक ने यह प्रथा शुरू की। तो अभिलेख क्या होता है, अशोक ने कहां से ये नकल किया, ये बात हो गया। अब आते हैं जहां तक अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटेंगे। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में, ठीक है, 3। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में, ठीक है। तो पहला है शिलालेख। पहला क्या है, शिलालेख। दूसरा स्तंभ लेख। तीसरा गुहा लेख। गौर से देखिएगा आप लोग, अशोक के अभिलेखों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख, ठीक है। अब शिलालेख तो याद रखिए कि यहाँ पे कि अशोक के शिलालेख, तो शिलालेखों में अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, ठीक है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और गुहा लेख, गुहा मतलब पहाड़ की कंदराओं में या पहाड़ों के पे में लिखे गए। तो शिलालेख, शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभ लेख 7 है और गुहा लेख की संख्या का वर्णन नहीं किया गया है कि कितने गुहा लेख हैं। तो शिलालेख में भी 2 तरह के हैं, एक लघु और दूसरा बृहत। उसी प्रकार स्तंभ लेख भी 2 हैं, एक लघु और दूसरा बृहत। ये है, आप लोग पहले इसको देख लीजिए। अब आते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा। देखिए गौर कीजिएगा, यहां भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, प्राकृत। क्या है, प्राकृत। यानी अशोक ने अपने जितने भी अभिलेख लिखे उसमें अधिकांश की भाषा क्या है, प्राकृत। जबकि लिपि है, लिपि जैसे अभी हमारी भाषा जो है वो देवनागरी है, लिपि ब्राह्मणी है, उसी प्रकार अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और लिपि उसमें क्या था, तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरेमाइक। यानी अशोक के अभिलेख, यहाँ पे लिपि, लिपि, लिपि में आप लोग लिखिए ब्राह्मणी। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और लिपि था ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरेमाइक एवं यूनानी, 4 लिपियों में। यानी अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मणी, देखिए ब्राह्मणी कहाँ, उत्तर भारत। खरोष्टी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। यूनानी और अरेमाइक अफगानिस्तान से। यूनानी और अरेमाइक लिपियों के अभिलेख अशोक के यूनान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब आइए कुछ उदाहरण लिख लीजिए। खरोष्टी लिपि में पाए गए अभिलेखों के उदाहरण हैं शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा। खरोष्टी लिपि में पाए गए अभिलेखों के उदाहरण हैं शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख। उसी प्रकार अरेमाइक लिपि में क्या बोल रहे हैं, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा। खरोष्टी में शाहबाज गढ़ी, गढ़ी एवं मानसेहरा। इसीलिए ना आप लोग को बोलते हैं कि क्लासरूम ऑफलाइन में आइए।
खरोष्टी में शहबाज गड्ढी और मानसेहरा, अरेमाइक में तक्षशिला, अरेमाइक लिपि में तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और यूनानी और अरमाइक यानी द्विभाषिक में शेरकुना से, यूनानी प्लस अरेमाइक लिपि में शेरकुना से, शेरकुना भी कंधार में है। ठीक है, शेरकुना भी कंधार में है। अरे आवाज गूंज रहा है आपका क्या है? और ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया, यूपीएससी भी पूछा है और बीपीएससी चाहे यूपी पीसीएस सब जगह पूछे गए हैं। ठीक है, अब आइए आप लोग अशोक के शिलालेखों, अशोक के शिलालेखों के प्रमुख तथ्य। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित प्रमुख तथ्य। ठीक है, अर्थात 14 शिलालेख का विषय वस्तु क्या है ये आपको जानना है। अशोक ने अपने 14 शिलालेख में क्या क्या कहा है, इन बातों को आपको याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम शिलालेख, अशोक का प्रथम शिलालेख लिखिए। इसमें जीव हत्या क्या आ रहा है, इसमें जीव हत्या का निषेध किया गया है। ठीक है, इसमें जीव हत्या का निषेध किया गया है। द्वितीय शिलालेख, इसमें मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की बात कही गई है। इसमें मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की बात कही गई है। अब आते हैं तीसरे शिलालेख, इसमें अशोक ने अपने पदाधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश दिया है, ताकि वे प्रजा को धर्म एवं अन्य कार्यों की शिक्षा दे सकें।
ठीक है। अब है चौथा शिलालेख। लिखिए, इसमें अशोक ने युद्ध विजय के बजाय धम्म विजय पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत ब्राह्मणों, श्रमणों, माता एवं पिता के सम्मान पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत ब्राह्मणों, श्रमणों एवं माता और पिता के सम्मान पर बल दिया गया है। ठीक है। अब पांचवा शिलालेख। अशोक ने पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक नए अधिकारी के नियुक्ति की बात कही है। अशोक ने अपने पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी के नियुक्ति की बात कही है। जो प्रजा के कल्याण एवं सुख का प्रयास करेगा। जो प्रजा के कल्याण एवं सुख का प्रयास करेगा। ठीक है। छठा शिलालेख। लिखिए, इसमें अशोक ने कहा है कि मुझे प्रत्येक स्थान पर किसी भी समय, मुझे प्रत्येक स्थान पर किसी भी समय किसी भी समय प्रजा के विषय में यह जानकारी दिया जाना चाहिए। लिखिए, सातवां शिलालेख। इसमें अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदाय के लोग शांति एवं हित चाहने वाले होते हैं। अतः
वे सभी जगह निवास कर सकते हैं। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म बोध गया की यात्रा का उल्लेख किया गया है। बोध गया की यात्रा का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसके अंतर्गत दासों सेवकों, इसके अंतर्गत दासों सेवकों, गुरुजनों, ब्राह्मणों, श्रमणों, आदि संपूर्ण प्राणियों के प्रति आदि संपूर्ण प्राणियों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार की बात कही गई है। दसवां शिलालेख, इसमें अशोक ने धम्म के पालन पर जोर दिया है। इसमें अशोक ने धम्म के पालन पर जोर दिया है। 11वां शिलालेख, इसमें अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। इसमें अशोक ने धम्म की व्याख्या की है तथा धम्म की महत्ता को बताया है। 12वां शिलालेख,
इसके अंतर्गत अशोक ने सभी संप्रदायों के बीच सभी संप्रदायों के बीच समरसता की बात कही है। समरसता की बात कही है, अर्थात कभी भी किसी संप्रदाय को स्वयं की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा नहीं करनी चाहिए। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तथा दक्षिण के 4 राज्यों चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, चोल, चेर, पांड्य तथा दक्षिण के 4 राज्यों चोल, चेर, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये थे अशोक के प्रमुख शिलालेख। अब आते हैं क्या कितना लिखा है? 13 ही लिखी हो, 14 नहीं लिखी हो? लिखो 14वां शिलालेख। लिखो 14वें शिलालेख में अशोक ने कुछ यूनानी शासकों जैसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस, मकदूनिया का एंटीगोनस,
साइरिन का मैगास आदि पर धम्म विजय का उल्लेख किया है। ठीक है, का वर्णन किया है। अब आते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स। अब आते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। ठीक है, तो लिखिए। सबसे पहले देखिए, यहां शुरू में बताए थे कि स्तंभ लेख दो प्रकार के हैं, बृहत स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। तो पहले लिखो बृहत स्तंभ लेख। बृहत स्तंभ लेख अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला, दिल्ली मेरठ। पहला, दिल्ली मेरठ। तो लिखिए, यह पहले मेरठ में था। यह पहले मेरठ में था, बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। दूसरा, दिल्ली टोपड़ा। लिखिए, यह पहले हरियाणा के टोपरा गांव में स्थित था, जिसे बाद में फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। फिरोज तुगलक।
ठीक है। अब आइए लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। दूसरा लौरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा, रामपुरवा यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अगला है प्रयाग, छठा। लिखिए, यह पहले कौशाम्बी में था। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे जहांगीर द्वारा आगरा लाया गया। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासन काल में जहांगीर द्वारा आगरा लाया गया। आगे लिखिए, अब लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट्स। माइनर पिलर एडिक्ट्स लघु स्तंभ लेख
तो लिखिए लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राज घोषणाएं खुदी गई है। लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राज घोषणाएं खुदी हुई है। ठीक है। पहला सांची लघु स्तंभ लेख। सांची लघु स्तंभ लेख लिखिए इसमें अशोक ने संघ भेद को रोकने का आदेश दिया है। इसमें अशोक ने संघ भेद को रोकने का आदेश दिया है। दूसरा सारनाथ लघु स्तंभ लेख लिखिए इस स्तंभ लेख में भी इस स्तंभ लेख में भी अशोक ने संघ भेद को रोकने का आदेश दिया है। तीसरा कौशाम्बी स्तंभ लेख तीसरा कौशाम्बी स्तंभ लेख लिखिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। लिखिए इस अब स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है।
अगला लिखिए चौथा, रूमंदेई अभिलेख। चौथा लिखिए रूमंदेई अभिलेख। लिखिए यह नेपाल की तराई में स्थित है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। लिखिए इस अभिलेख से पता चलता है कि इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रूमंदेई आया था। और उसने भूमि कर को घटाकर एक बटे 6 से 1/8 कर दिया था। उसने भूमि कर को घटाकर 1/8, 6 से 1/8 कर दिया था। लिखिए इस प्रकार यह एक आर्थिक अभिलेख है। अगला लिखिए निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख। लिखिए इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर आया था। निगाली सागर नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर आया था और इस दौरान उसने कनक मुनि बौद्ध स्तूप को
कनक मुनि बौद्ध स्तूप को दुगुना करवाया था। अब आइए गुहा लेख, केव इंस्क्रिप्शन। गुहा लेख, केव इंस्क्रिप्शन। तो लिखिए, अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में सुदामा, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी, अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में सुदामा, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन गुफाओं का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए करवाया गया था। इन गुफाओं की दीवारों पर प्राकृत भाषा में लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अब लिखिए अन्य अभिलेख। अन्य अभिलेख, तो अन्य अभिलेख में लिखिए कि मौर्यकालीन महास्थान एवं सोहगौरा अभिलेख, मौर्यकालीन महास्थान एवं सोहगौरा अभिलेखों, मौर्यकालीन महास्थान एवं सोहगौरा अभिलेखों से पता चलता है कि अकाल के दौरान राज्य द्वारा जनता को, अकाल के दौरान राज्य द्वारा जनता को अनाज एवं सहायता, अनाज एवं सहायता प्रदान किया जाता था। आज का क्लास यही समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में मौर्य काल का शेष जो बच गया है उसको हम पढ़ाएंगे, और आप लोग अगले क्लास से ऑफलाइन आने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं आप समझ पाइएगा। समझ गए? सुन रहे हैं कि नहीं बात को?
तो हम कह दे रहे हैं आप लोग अरे इसकी बैठ के सुतल रही। कोरोना ठीक है, कोरोना स्कूल कॉलेज खोलने की बात करें